नमस्कार दोस्तों, भाषा साहित्य एकेडमी में मैं शरद वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी के इस सेशन में आज हम आपको एक नए तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में और उनको कैसे लिखा जाता है। और साथ ही इसी क्वेश्चन आंसर के जरिए ही हम टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे और जहां जरूरत पड़ी और जहां लगा कि मतलब कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, वहां मैं पहले आपको टॉपिक बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे उसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्पैलोथेन क्या है, क्यों यूपीएससी की सबसे बड़ी पसंद बनी स्पैलोथेन। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अब धीरे धीरे यूपीएससी और छोटे एग्जामों की भी पसंद बन सकती है। तो देर न करते हुए आज हम इसमें पूरे डिटेल में समझेंगे क्या होता है स्पैलोथेम, उसकी परिभाषा को समझेंगे और साथ ही साथ उसके कितने रूप होते हैं वो जानेंगे उनके उदाहरण के साथ। तो पूरी वीडियो में जुड़े रहिए, लगे रहिए और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करिए। चलिए स्पैलोथेम, जब भी आपको इसका आंसर लिखना हुआ तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि हर एग्जामिनर का एक ही फंडा होता है, वो क्वेश्चन में ही आपसे पूछ रहा होता है कि आपको क्या लिखना है। ये नहीं कि आप भावनात्मक रूप से कुछ भी उसमें टाइप कर दे, गलत है, कुछ भी मत लिख दीजिएगा। स्पैलोथेम क्या होता है, आप क्या समझते हैं, पहले तो इसका एक प्यारा सा डिफिनेशन दे दीजिएगा। फिर दूसरा, इसके रूपों को, क्या उसके रूप हैं, क्या उसके पार्ट हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में समझाइएगा। और फिर लास्ट में एक उदाहरण देते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करिएगा। और साथ ही अगर आप एक डायग्राम भी बना देते हैं, एक चित्र भी बना देते हैं, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। लिखा जाता है कुछ ऐसे ही आंसर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्पैलोथेन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने एक उसका, ये देखिए, ढांचा तैयार कर रखा है कैसे स्पैलोथेन। पहले तो आपको उसकी एक परिभाषा मेंशन करनी पड़ेगी, क्या होता है। मैं पहले आपको समझा देता हूं स्पैलोथेन के बारे में। हमारे पृथ्वी पर भूगर्भ में, धरती के नीचे, मैं वहां की बात कर रहा हूं, भूगर्भ में जो गुफाएं बन जाती हैं, भूगर्भ में भी गुफाएं होती हैं, उन गुफाओं के अंदर जो भूमिगत जल होता है, साफ स्वच्छ निर्मल पानी, भूमिगत जल, और जो चूना पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, उनके कैल्शियम कार्बोनेट का जो निक्षेपण हो रहा होता है, वो टपक रहे होते हैं, ऊपर से चू रहे होते हैं। धीरे धीरे चूएंगे, वाष्पित होते रहेंगे, तो उनसे एक आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। और जहां पर, जिस जमीन पर वो चू रहे होते हैं, वहां पर जहां पर वो टपक रहे होते हैं, जहां पर वो निक्षेपित हो रहे होते हैं, जहां उनका सबडक्शन हो रहा होता है, वहां पर भी धीरे 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 धीरे, जैसा कि आप एक मोमबत्ती लीजिए, उसको आप ऊपर से गिराइए, तो देखिए वो जैसे जैसे नीचे की ओर गिरता है, एक अलग ही स्वरूप, स्थलाकृति वो बनाते हुए चलेगा। तो सेम उसी प्रकार ये चूना पत्थर का जो निक्षेप गिर रहा होगा पानी में घुलित, वो ऊपर से भी वो एक स्थलाकृति बनाएगा, एक स्वरूप बनाएगा, और नीचे जहां वो चू रहा होगा, गिर रहा होगा, वहां से भी एक वो स्वरूप बनाता हुआ चलेगा। तो इन्हीं को ही, इन्हीं संरचनाओं को ही, इन्हीं विभिन्न रूपों को ही जो कंदराओं में बन रहे हैं, गुफाओं में बन रहे हैं भूमिगत, उन्हें ही स्पैलोथेन कहा जाता है। जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैलेक्टाइट, दूसरा होता है स्टैलेग्माइट, और तीसरा होता है कंदरा स्तंभ। ओके, चलिए हम आपको इसका सीधे डायग्राम दिखाते हैं। और ये डायग्राम मैंने खुद बनाया है, जिसमें ताकि आप अच्छे से समझ सके, इसे कहीं से मैंने लिया नहीं है। ओके, चलिए अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये देखिए स्टैलेक्टाइट। अब पहले हम इसी पर ही चर्चा कर लेते हैं। भूमिगत जल के नीचे, है ना,
ये पूरा देखिए, ये हमारी जमीन है, ये सरफेस एरिया है, हरे भरे घास पेड़ पौधे सब हैं। यहाँ पर सिंक होल बन गया है। वो होल क्यों बन गया है? वो होल इसलिए बन जाता है, यहाँ पर मुलायम चूना पत्थर की चट्टानें रही होंगी, फिर धीरे धीरे समय के साथ पानी के द्वारा उनमें गलन स्टार्ट हो गया और वो धीरे धीरे गलते हुए नीचे कहीं गुफाओं में और कहीं उनका होल मिल जाता है, कहीं उनका सनंद्र मिल जाता है, वहां से बहते हुए चली आती हैं। और जो चूना पत्थर होता है पूरा जब गल जाता है तो उनसे जो इस तरह या जो मुलायम चट्टानें होती है पूरी तरीके से गल जाती हैं, तो उनसे जो निर्मित स्थलाकृति होती है वो एक गुफाओं के रूप में दिखती है और उनमें फिर जो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं उन्हें स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट या कैवर्न पिलर कहा जाता है। ओके, या स्तंभ कहा जाता है, कंदरा स्तंभ। तो सिंक होल जो होता है, जैसे खूब बारिश हुई और फिर यहाँ की जो चूना पत्थर की चट्टानें हुई गल गई तो यहाँ पर एक होल दिख जाएगा। अब क्या होता है, जैसे कि कोई नदी बह रही है, यहाँ से निर्मल जलती बहती धारा आती है और यहाँ से बहती हुई धारा आ रही है और बहती हुई धारा कहीं गायब हो गई। अरे कहाँ गायब हो गई? सिंक होल में चली गई। फिर उसी को ही तो कहा जाता है अरे बहती हुई नदी ही अदृश्य हो गई, जमीन के अंदर कहीं चली गई। आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो लूनी नदी चले जाइए, बहती हुई निर्मल धारा आएगी, गुजरात में कहीं गायब, कहां चली गई? कहां कहां दिख नहीं रही है। तो सिंक होल के अंदर जमीन के कहीं कुछ चट्टानों के लेयर के नीचे से वो बहना शुरू कर देती है, जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके, तो उसे ही कहा जाता है अदृश्य नदी, अदृश्य जलधारा। ओके, तो इन सिंक होल के अगर आप नीचे चले जाएंगे, चलिए डूब जाते हैं, अंदर देखते हैं, अरे ओहो कितना गहराई यात्रा, अंधेरा है, तो टार्च जला लीजिए वहां पर। अरे ये क्या, ऊपर से ये क्या, मतलब नए नए स्वरूप में ये क्या डिजाइन है, नीचे से ये क्या, अरे बच के निकलो भाई, वरना तो ये तो हमारे ही एकदम छलनी कर देगा। अरे भाई मैं बताता हूं वो क्या है। जो आप ये ऊपर से ये लटकती हुई घाटी की तरह ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये जो चूना पत्थर लाइम स्टोन जो होता है, जब यहां से जल का निक्षेप रस रस के आता है और फिर उन्हीं के साथ वो गलन होता है उनका चूना पत्थरों का, तब वो धीरे धीरे नीचे की ओर, पहले थोड़ा सा इतना नीचे की ओर उनका निक्षेपण हुआ होगा, फिर यहां पर वाष्पन हो गया होगा, लो सारा पानी उड़ गया, जम गया वहां पर, फिर पानी आया होगा, फिर थोड़ा सा और नीचे ये गया होगा, फिर वाष्पित हो गया होगा, सारा पानी उड़ गया, फिर और नीचे गया होगा, फिर थोड़ा और नीचे गया होगा। इसी प्रकार ये नीचे होता हुआ, जैसे कि पहले तो इतना बना होगा, फिर इतना यहां पर वाष्पित हुआ, फिर यहां पर वाष्पित हुआ, फिर तो ऐसा डायग्राम बन गया। और इसका कुछ हिस्सा ऐसे टप 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 यहां पर जमा हुआ होगा। फिर तो ये पहले तो मैं इसी को ही बता देता हूं। अब ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं यही कहलाता है स्टैलेक्टाइट कहलाता है। ओके, ये ऊपर से लटकता हुआ दिखेगा। ओके, और स्टैलेग्माइट किसे कहा जाता है? जब ये नीचे की ओर चू रहा होगा, निक्षेपित हो रहा होगा, तो ये धीरे धीरे यहां पर भी ये जमता हुआ जाएगा और पानी जो है इसका वाष्पित होता हुआ चला जाएगा, सारा पानी उड़ गया, स्थलाकृति बन गया, यही कहलाता है स्टैलेग्माइट कहलाता है। अब समझ में आ गए? आराम से इस आंसर को बकायदा एक अच्छे से डायग्राम के साथ आप लिखेंगे तो कैसे नहीं आपको एग्जामिनर नंबर देगा। अब धीरे धीरे समय के साथ जब ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया तो नहीं देखेंगे, तो एक समय आएगा कुछ ऐसा जो है ये आपस में जुड़ जाएगा, मेले सुर मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, यहां पर कुछ ऐसा ही दिखेगा कि एक सुर दूसरे सुर से मिल रहा होगा। ओके, तो मतलब सुर नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे एक कंदरा जो है दूसरे कंदरा पर मिल रहा होगा। तो यहां पर जो होता है, जो ये स्थलाकृति बनेगी, इसे ही स्तंभ कहेंगे, कंदरा स्तंभ बोला जाता है, कैवर्न पिलर्स के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए अब इसका मैं आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। ज्यादातर तो आपको बरमूडा में भी देखने को मिल जाएगा, और लेकिन अगर आपको भारत में देखना है तो मैं आपको आंध्र प्रदेश में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वहीं पर ही देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए बकायदा इसको लिखने का तरीका, पूरी एक परिभाषा लिखिएगा आप, फिर स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट,
मैं आपको इसका जो PDF है वो हम अपने जो टेलीग्राम है वो उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर देखिए स्टेलेक्टाइट का पूरा कैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। चूनायुक्त सैलों के प्रदेश में कंदराओं में भूमिगत जल छत से धीरे धीरे बूंद के रूप में वही टपक रहा है और कालांतर में स्तंभ छत से लटकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसे ही स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। ओके, ये नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगी पतला और निक्यूला होता हुआ चला जाएगा और इसी का जस्ट उल्टा जो बन रहा होता है स्टेलेग्माइट कहलाता है। ओके, अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक तो देखेंगे आंध्र प्रदेश के कुरनूल में देखने को मिल रहा होगा। ओके, आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला टहलिए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। या उत्तराखंड में अगर जाना हुआ आपको तो आप वहां पर देहरादून में देख सकते हैं, कंदरा स्तंभ देख सकते हैं वहां पर। ओके, तो बस आज का ये ज्योग्राफी सेशन यहीं पर समाप्त होता है। खामाप्त यानी खत्म और समाप्त दोनों वर्ड एक ही जगह पर हो गया। ओके, जय हिंद, जय भारत। हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में या तो आए हैं या तो 100% आने वाले होंगे। अब 99.9% मान लीजिए, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि इतना तो आने वाले होंगे ही। ओके, चलिए इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।